हेलो लर्नर्स। आज हम सेल बायोलॉजी में अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिट को आगे बढ़ाते हुए ट्रांसपोर्ट एटीपेज के बारे में जानेंगे, यानी कि वैसे एटीपेज एंजाइम जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल हो, और उनके लोकेशन को समझेंगे। यह हमारे लिए अलग अलग तरीके से बेनिफिशियल होता है। यह ढेर सारे बीमारियों को क्योर करने में, उनके स्टडी में और उनके काउजेज में भी बहुत जगह रोल प्ले करता है। इसीलिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है फॉर हायर लेवल एग्जाम्स। ट्रांसपोर्ट एटीपेज रन करता है एटीपी के द्वारा एनर्जी जनरेट किए जाने पे, और यह मेनली फंक्शन प्ले करता है आयंस और छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध। मेनली 3 तरह के एटीपेज एंजाइम देखे गए हैं: पी एटीपेज, वी एटीपेज एंड एफ एटीपेज। यह नाम उन्हें अपने लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे मिला है। पी एटीपेज मेनली 3 तरह के एटीपेज एंजाइम कैरी करता है जो मुख्यतः देखे जाते हैं या फिर यूज में आते हैं: सोडियम पोटासियम एटीपेज, H+ एटीपेज और कैल्शियम प्लस 2 एटीपेज। कैल्शियम प्लस 2 एटीपेज हमारे मसल सेल्स के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा जाता है। वहीं नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में H+ एटीपेज एंजाइम देखा गया है। और सोडियम पोटासियम प्लस एटीपेज यह एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और यहाँ यह सभी कोई कैल्शियम प्लस 2 एटीपेज कैल्शियम के अपहिल ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, H+ एटीपेज H+ के अपहिल ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। वहीं सोडियम पोटासियम एटीपेज सोडियम और पोटासियम के अपहिल ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है। यह पी एटीपेज मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, और यह इनसाइड नेगेटिव रखते हैं, और इनके कैटालाइसिस के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यह देखा गया है। वहीं यदि वी एटीपेज की बात करें तो यह इंडोमेम्ब्रेन्स में पाया जाता है, यानी कि वैसे ऑर्गेनल्स जो सेल के इनसाइड प्रेजेंट हो और मेम्ब्रेन से कवर्ड हो, जैसे कि वैक्यूल्स। और इसी वैक्यूल्स के कारण यहाँ इसे वी एटीपेजेज कहा गया है। यह एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता कैटालाइसिस के दौरान। दूसरा एटीपेज एफ एटीपेज, जिसे F0 और F1 एटीपेज भी कहा जाता है, जिससे हम आमतौर पे क्लोरोप्लास्ट के स्टडी में देखते हैं। यह भी एटीपी नहीं प्रोड्यूस करता कैटालाइसिस के दौरान, और ये नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। वहीं ग्रीन प्लांट्स और एल्गा के माइटोकॉन्ड्रिया और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिसे हम लाइट रिएक्शन में आमतौर पे देखते हैं। F0 F1 के द्वारा एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है या फिर H+ का ट्रांसपोर्ट होता है। बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसे देखा गया। एफ एटीपेज प्रोटॉन्स के फ्लो में मदद करता है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस और उनके सिंथेसिस के साथ साथ। इस तरह से हमने 3 ट्रांसपोर्टर्स के बारे में जाना:
P, V and F ATPase एंजाइम्स, उनके लोकेशन, रोल और मैकेनिज्म को। अब हम एक ट्रांसपोर्टर के बारे में जानेंगे जो आमतौर पे कैंसर्स के स्टडी में काम आता है। यह है ABC ट्रांसपोर्टर। इसे ATP बाइंडिंग कैसेट भी कहा जाता है। यह बनाता है ATP, ढेर सारे ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स के वर्किंग के लिए नियम, और स्ट्रक्चरली यह 6 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो कि प्रोटीन्स होते हैं और एक ATP बाइंडिंग कैसेट से बना रहता है, जिसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और आमतौर पे सेल में 2 यूनिट्स आपस में फ्यूज रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। यह एक व्यू है। कुछ ABC ट्रांसपोर्टर्स के फैमिली में आने वाले ट्रांसपोर्टर या फिर सब फैमिली को अब हम देखेंगे, जैसे कि MDR ट्रांसपोर्टर। इसे आमतौर पे हाइड्रोफोबिक वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेल में कोई सा भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स यदि प्रेजेंट हो तो MDR ट्रांसपोर्ट उसे सेल के बाहर पंप करता है। MDR स्टैंड करता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और अपने इस प्रॉपर्टी के कारण यह कैंसर को और क्रिटिकल बना देता है। जैसे कि केमोथेरेपी में जो भी ड्रग्स यूज किए जाए कैंसर सेल्स को डिटेरियोरेट करने के लिए, तो यह मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर्स उन्हें सेल के अंदर नहीं या फिर सेल तक नहीं जाने देता। वह उनके हाइड्रोफोबिक नेचर को काउंटर कर उन्हें दूर ढकेल देता है या फिर उन्हें अंदर आने ही नहीं देता। इसे ही मैंने आगे लिखा है कि यह स्पेसिफिक है हाइड्रोफोबिसिटी के लिए और बहुत ही कम यह सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, यानी कि इसके पास कुछ खास स्पेसिफिसिटी नहीं है। कोई भी वैसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोफोबिसिटी शो करे वह इस पे बाइंड करने को फ्री है, जिसके कारण से ढेर सारे ड्रग्स इससे बाइंड कर जाते हैं। ABC ट्रांसपोर्टर के फैमिली का दूसरा मेंबर है CFTR। इसे साइटिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर कहा जाता है, और इसी के गड़बड़ी के कारण सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। CFTR क्लोरीन चैनल के तौर पे काम करता है और लो क्लोरीन अंदर मेंटेन करता है। इसे एक्ट करने के लिए ATP हाइड्रोलाइसिस के साथ साथ CMP डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन की भी ज़रूरत होती है। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारे ABC ट्रांसपोर्टर्स पंप के रूप में काम करते हैं। कुछ ABC ट्रांसपोर्टर्स आयन चैनल के रूप में भी काम करते हैं, जो कि ATP हाइड्रोलाइसिस के द्वारा खुलते और बंद होते हैं। यहाँ 2 टर्म आया है, चैनल और पंप। इसी के लिए मैंने इन दोनों के डिफरेंसेस को यहाँ लिखना ज़रूरी समझा। पंप उन्हें कहते हैं जो ATP हाइड्रोलाइसिस के द्वारा किसी सब्सटेंस को लोअर से हायर कंसंट्रेशन में भेजते हैं। वहीं चैनल हम उन्हें कहते हैं जो ATP हाइड्रोलाइसिस के द्वारा पोर को
ओपन या क्लोज करते हैं, जिसे हम उदाहरण के तौर पे यहाँ देख सकते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में समझा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक चैनल किसी भी प्रोटीन्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को उनके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में एटीपी हाइड्रोलाइसिस या लाइट एब्जॉर्प्शन या रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा एनर्जी जनरेट कर उन्हें यूज कर उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहा था। अब हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एक साथ एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो, लेकिन यहाँ जो दो सॉल्यूट सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनमें एक अपने अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि एक लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आ रहा है जहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस की ज़रूरत है, वहीं दूसरा डाउन हिल में जा रहा यानी कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है जहाँ एटीपी हाइड्रोलाइसिस की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वैसा मॉलिक्यूल जो डाउन हिल में जा रहा है उसे हम ड्राइविंग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि यह अप हिल में जाने वाले मॉलिक्यूल्स के आगे आगे चलता है, और जब यह अप हिल में जाने वाले मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अदर साइड पहुंचा दे तो फिर एटीपी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए वह अपनी जगह पे वापस जाता है अपहिल में, जो कि एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसी तरह ज़्यादातर जगहों पे सोडियम प्लस को ड्राइविंग मॉलिक्यूल्स ड्राइविंग आयन के तौर पे देखा जाता है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे सोडियम पोटासियम एटीपेज, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में सोडियम एक ड्राइविंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। यह अपने डाउनहिल से अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ग्लूकोज को साथ लिए जाता है, जबकि ग्लूकोज अपने लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा होता है। ग्लूकोज को इस ट्रांसपोर्ट में एटीपी की यूज होती है और वह उसे यूज करता है, जो मैंने यहाँ पे दर्शाया है। और वहीं जब सोडियम प्लस अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है ग्लूकोज के साथ, तो इसे वापस सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए वापस से अपनी जगह पे जाना होता है। इसके लिए यह सोडियम पोटासियम एटीपेज का यूज कर अपहिल में ट्रांसपोर्ट हो अपने पोजीशन को रीगेन करता है। इसके साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होती है। यह 2 वीडियो में कंप्लीट हुई है। यदि आप पहले वाले वीडियो को भी देखें तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।